Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In connection of anti-cancer drugs, today we will discuss three important classes of agents, and they are alkylating agents, topoisomerase inhibitors, as well as microtubule inhibitors. ठीक है, ये वो मेजर एजेंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एल्काइलेटिंग एजेंट्स. एल्काइलेटिंग एजेंट्स नाम से ही जाहिर है कि ये वो एजेंट्स हैं जो एल्काइलेशन करते हैं. ठीक है, और एल्काइलेशन किसकी करते हैं? डीएनए की. द ग्रुप इंक्लूड्स द नाइट्रोजन मस्टर्ड एंड जनरल व्यू ऑफ द एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आप अगर देखो तो दे आर डेवलप्ड फ्रॉम मस्टर्ड वॉर गैसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन विच वर हाईली रिएक्टिव वेसिकेंट्स. इससे पहले भी मैंने लेक्चर्स में बताया था कि वेसिकेंट्स वो होते हैं जो अगर स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाएं तो वो ब्लिस्टर कॉज करते हैं. इनको उस पर्पस के लिए उस वक्त इस्तेमाल किया गया और बाद में फिर इनकी एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है वो देखी गई है. एंड फर्स्ट केमिकल्स यूज्ड फॉर द कैंसर प्रिस्क्रिप्शन नॉट सेल साइकिल स्पेसिफिक बट स्टिल मोर एक्टिव इन द डिवाइडिंग टिश्यूज़. ये देखो भाई, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड का स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं कि ये बाई फंक्शनल अल्काइलेटर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके दोनों साइड पर आप लोग ये देखिए कि ये एल्काइल ग्रुप्स हैं जहाँ से ये एल्काइलेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं. तो हम कहते हैं कि दे आर बाई फंक्शनल इन नेचर. ओके, एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये वो एजेंट्स हैं जो कि एल्काइलेशन का काम करते हैं. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड विद डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, जिसके रिजल्ट में क्या कॉन्सिक्वेंस होगी कि डीएनए डीएनए स्ट्रैंड एंड डीएनए प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी. देयर विल बी द मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड. एज ए रिजल्ट डीएनए चेन ब्रेक्स. ऑफ कोर्स अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और इसमें ये अल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो अल्काइलेशन उसने कर दी उसके अंदर, या कोवेलेंट बॉन्ड बना के बीच में अटैच हो गया है, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं रह गया ना, डीएनए की चेन तो वहाँ पर नहीं बन सकेगी. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स में ये टॉक्सिक हैं बोन मैरो के लिए, गट के लिए, लिवर और किडनी के लिए. इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं. म्यूटाजेनिक हैं. म्यूटाजेनिक मीन्स जो डीएनए के लेवल पर अल्ट्रेशंस कर दें. कार्सिनोजेनिक हैं. ठीक है, और ट्यूमर रेजिस्टेंस किस तरह डेवलप हो सकती है? ये स्लो होती है और बहुत सारी जेनेटिक और बायोकेमिकल चेंजेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं. क्लिनिकल यूजेस में वाइड स्पेक्ट्रम है इनका. लिम्फोरेटिकुलर टिश्यू ट्यूमर्स और लिमिटेड एक्टिविटी है इनकी अगेंस्ट सार्कोमाज में. इन एजेंट्स में अगर आप फर्स्ट एजेंट देखें तो साइक्लोफॉस्फामाइड है. अगेन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये बाई फंक्शनल अल्काइलेटर्स हैं, स्ट्रक्चर उससे वही है बिल्कुल, और फॉस्फामाइड है यानी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है. साइक्लोफॉस्फामाइड बेसिकली हेपेटिक साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम से एक्टिवेट होता है. एंड फॉस्फेटेज एंड फॉस्फामाइडेज इसके प्राइमरी एक्टिवेटर्स हैं जो पी एन बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि एल्डो फॉस्फामाइड है. आगे मैं तुम लोगों को फिगर से दिखाती हूँ. और जो कि फिर ब्रेक डाउन होता है नॉन एंजाइमेटिकली इनटू फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड में, जो कि बाई फंक्शनल है, और एक उसका और साइड प्रोडक्ट बनता है जिसको एक्रोलीन कहा जाता है. ठीक है, इस फिगर में तुम लोगों को बहुत क्लियर नज़र आएगा. आप लोग देख सकते हो यहाँ कि ये साइक्लोफॉस्फामाइड, ये देखिए ये एल्डोफॉस्फामाइड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ से इस यहाँ पर ये एंजाइमेटिक कन्वर्जन थी लेकिन ये नॉन एंजाइमेटिक कन्वर्जन है. अब दो जो कंपाउंड्स हैं उनमें ब्रेक हो जाता है. एक फॉस्फामाइड मस्टर्ड है और एक को आप एक्रोलीन का नाम देते हैं. ये जो फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड है बेसिकली दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, लेकिन ये जो एक्रोलीन एक साइड प्रोडक्ट बनता है ये हीमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है. और मेस्ना जो है इसको अगर आप दें तो ये एक्रोलीन को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो एक्रोलीन से हीमोरेजिक सिस्टाइटिस का मसला होता है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं ये इसी तरीके से ही काम करते हैं. और साइक्लोफॉस्फामाइड का ये मैकेनिज्म आप ये याद रखें कि फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड के ज़रिए होता है. ठीक है,
एप्लीकेशंस आप याद कर लीजिए कि ये बहुत ही वाइडली यूज्ड अल्काइलेटिंग एजेंट है, ओरल रूट से भी अवेलेबल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है। हॉजकिन डिजीज़ में, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में यूज़ होता है, और मल्टीपल माइलोमा वगैरह में, ओवरी ब्रेस्ट स्मॉल लैंग कार्सिनोमा में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ होता है। कैटजंग में जो शुरू में एक्रोनियम्स दिए हुए हैं जैसे चॉप है, तो ये सब आप वहाँ याद रखिए कि वो किन किन चीज़ के एक्रोनियम्स हैं, वो यहाँ वहाँ से आप ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट बच्चों वही हैं, बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया, ये आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास वो नाइट्रोसोयूरियाज हैं। नाइट्रोसोयूरियाज का जब नाम आता है तो आपने दो एजेंट्स याद रखने हैं, एक है कार्मास्टीन और एक लोमास्टीन, और ये पेनिट्रेट कर सकते हैं क्योंकि सीएनएस में, तो इसीलिए हम इनको ब्रेन ट्यूमर्स में भी यूज़ करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और इनके जो साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं वो अल्काइलेशन से होते हैं। ज़ाहिर है कि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उससे रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, और डीएनए की जब अल्काइलेशन होगी देन अगेन द साइटोटॉक्सिसिटी विल बी एक्सप्रेस्ड। दूसरी बात यह है कि ये साइटोटॉक्सिसिटी इज़ मोर एक्टिव इन केस ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। दैट इज़ द रीज़न कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं दे can escape the death from this from the action of these type of the agents, I mean carmastine as well as lomastine. Okay, dacarbazine is also an alkylating agent, and it also undergoes the biotransformation. It is changed into MTIC, which is the active metabolite. ये है methyl triazinoimidazole carboxamide MTIC, and this is the metabolite which is actually responsible for the drug's activity for alkylation, because it form a methyl carbonium ion that attack on the nucleophilic group of the DNA molecule. As a result, there will be the cytotoxicity. Of course, DNA would not be able to process, or DNA would not be able to complete its further processes, for example at the end product that is protein synthesis. Okay, and usually this is because of the ability of its metabolite to methylate the DNA on O6 position of the guanine, यानी गोनीन की O6 पोजीशन के ऊपर ये मिथाइलेशन करता है डैकार्बजीन, और ये आपने याद रखना है। बाकी आप इसके यूजेस याद कर लें, मेलानोमा और हॉजकिन डिजीज़ वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एजेंट है बच्चों हमारे पास टेमोजोलोमाइड। एजेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। टेमोजोलोमाइड जो है ये एक ट्रायाजीन एजेंट है, और ब्रेन में ग्लायोब्लास्टोमास वगैरह में और एस्ट्रोसाइटोमास में, क्योंकि देखें ब्रेन ट्यूमर्स का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उनके लिए ये अक्सर यूज़ किया जाता है। डैकार्बाजीन से बिल्कुल रिलेटेड है, उसी की तरह ये अंडर बायोट्रांसफॉर्मेशन जाता है और वही MTIC बनाता है, विच इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथाइलेशन ऑफ DNA, जो कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि O6 पोजिशन ऑफ गोनीन के। ओके, सही है बच्चों। इसके अलावा जो अदर अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं उनमें आप इन चारों को ज़रूर याद रखें। मीक्लोरेथामीन जो कि अगेन वेसिकेंट है, नाइट्रोजन मस्टर्ड यानी World War I में ये आइडेंटिफाई हुआ था। मेल्फैलन है, ये फिनाइलएलानीन डेरिवेटिव है नाइट्रोजन मस्टर्ड का, मल्टीपल माइलोमा में यूज़ होते हैं और ये भी बाईफंक्शनल अल्काइलेटिंग एजेंट है। क्लोरम ब्यूसिल भी बाईफंक्शनल अल्काइलेटिंग एजेंट है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में यूज़ होता है। और बूसुल्फान जो है ये क्रॉनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया में इस्तेमाल होता है, ओरल दिया जाता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्लियोमाइसिन के साथ जो है पल्मोनरी टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड है, जिसे हम ब्लियोमाइसिन लंग कहते हैं, सिमिलरली बूसुल्फान के साथ भी लंग की टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड होती है, और इसको हम इस पल्मोनरी फाइब्रोसिस को बूसुल्फान लंग के नाम से याद रखते हैं। तो दोनों बी से हैं, जैसे मैंने BP समझाया था तुम लोगों को, इसी तरह से तुम लोगों ने याद रखना है कि ब्लियोमाइसिन से भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस या पल्मोनरी डैमेज होता है, तो बूसल्फान से भी यही वाला मसला होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एजेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो कि प्लाटीनियम एनालॉग्स हैं, और प्लाटीनियम एनालॉग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अल्काइलेटिंग एजेंट से मिलता जुलता है,
यानी ये डीएनए को ही टारगेट करते हैं आमतौर पर एल्काइलेशन के थ्रू ही। तो इनको हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो इनमें इंपॉर्टेंट एजेंट हैं वो सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्जेलीप्लेटिन शामिल हैं, ठीक है। सिसप्लेटिन जो कि सिस डायामाइन डाईक्लोरोप्लेटिनियम 2 के नाम से इसका केमिकल नेम है। ये एक इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स है जो कि इनिशियली डिस्कवर हुआ था थ्रू अ सरपेंडिशियस ऑब्जर्वेशन दैट न्यूट्रल प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्सेस इनहिबिटेड डिवीजन एंड इंड्यूस्ड फिलामेंटस ग्रोथ ऑफ इकोलाई, ओके। इसके बाद सेवरल प्लेटिनियम एनालॉग जो हैं वो सिंथेसाइज किए गए। Although the exact mechanism of action is unclear, but it has been thought that it is responsible to kill the tumor cell by binding to the DNA, okay? और उसी तरह से या तो ये इंट्रा स्ट्रैंड यानी विद इन द स्ट्रैंड और या ये इंटर स्ट्रैंड यानी बिटवीन द स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग बना के डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिशन के लिए काम करते हैं, ओके। और ख़ास तौर पर डीएनए को ही टारगेट करते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्लेटिनियम एनालॉग हैं ये साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर प्रोटीन्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको साइटोटॉक्सिक और एंटी ट्यूमर इफेक्ट आते हैं। तो दो पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकती हैं जो तुम लोग बच्चों याद रखना। एक तो ऑफ कोर्स टारगेटिंग टू द डीएनए, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड स्टेप आपका है कि साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर प्रोटीन्स के साथ इनकी बाइंडिंग। अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो प्रोसेसेस हैं दे विल लीड टू द साइटोटॉक्सिक इफेक्ट और द सेल टॉक्सिसिटी, ओके। And they also produce the synergistic action with many of the drugs, for example the alkylating agent or taxane etc. सिसप्लेटिन को अगर आप अलग से देखें ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ होता है और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है इसकी बहुत सारे सॉलिड ट्यूमर्स के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर में, ईसोफिजियल गैस्ट्रिक कैंसर, हेड नेक कैंसर में, जेनिटो यूरिनरी कैंसर, टेस्टिकुलर ओवेरियन ब्लैडर कैंसर, इन तमाम में। और कॉम्बिनेशन में भी अक्सर इनको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये वो प्लेटिनियम एनालॉग है जो कि याद रखो कि किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वहाँ फिर आपने उसकी डोज एडजस्टमेंट का ख्याल रखना होगा सिसप्लेटिन के केस में। कार्बोप्लेटिन सेकेंड जनरेशन प्लेटिनियम एनालॉग है और इसका साइटोटॉक्सिक एक्शन जो है और रेजिस्टेंस और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जितनी भी है वो सब के सब सिसप्लेटिन के साथ मिलती जुलती है, ठीक है। एंड कार्बोप्लेटिन हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ सॉलिड ट्यूमर। हाउएवर इन कंट्रास्ट टू सिसप्लेटिन इट एग्जिबिट लेस रीनल टॉक्सिसिटी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी। इसकी जो डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी होती है वो माइलोसप्रेशन होती है। ऑक्जेलीप्लेटिन एक और प्लेटिनियम एनालॉग है। आप देखें इन सबके आखिर में प्लेटिन लगा हुआ है तो आपने प्लेटिन से याद रखना है कि ये प्लेटिनियम एनालॉग है। ये थर्ड जनरेशन है और डाई अमाइनो साइक्लोहेक्सेन प्लेटिनियम एनालॉग है। एक्शन और फार्माकोलॉजी सब सिसप्लेटिन कार्बोप्लेटिन से मिलती है। However, tumor data resistant to cisplatin or carboplatin on the basis of mismatch repair defect, they are not क्रॉस रेजिस्टेंट टू द ऑक्जेलीप्लेटिन। और यही वजह है कि इसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में सबसे सक्सेसफुली हम इस प्लेटिनियम कंपाउंड को यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी क्रॉस रेजिस्टेंस बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उनकी तरह से नहीं आती है, ठीक है बच्चों। ओके अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के ऊपर और ये एजेंट्स हैं टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर्स। टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर्स को मैं एंटीबैक्टीरियल के चैप्टर्स में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आपने ये याद रखना है कि टोपो आइसोमेरेज दो तरह के हैं, टोपो आइसोमेरेज 1 और टोपो आइसोमेरेज 2। जो 1 है ये सिंगल स्ट्रैंड में सिंगल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक लाता है और इस तरह से जो सुपर क्वाइलिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है। जबकि टोपो आइसोमेरेज जो है ये दोनों डीएनए के जो दोनों सेगमेंट्स होते हैं ये उनके अंदर एक टेम्परेरी ब्रेक या गेट बनाता है जिसकी वजह से वो उसमें से पास होके और वो जो प्रोसेस है एक सुपर क्वाइलिंग का या एक टॉर्शनल
टेंशन जो स्ट्रेस क्रिएट होती है डीएनए स्ट्रैंड में उनको बचा लेता है, ठीक है। तो इट इनहिबिट्स द साइकिल यानी ब्रेक एंड रीसीलिंग ऑफ टोपो एट द डीएनए ब्रेक पॉइंट। अब ये मैं उन ड्रग्स की बात कर रही हूँ जो टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा दूसरी बात क्या हुई, कलर मैं यहाँ चेंज कर लेती हूँ भाई, ठीक है, कि टोपो को ब्लॉक कर रहे हैं तो जाहिर है कि जहाँ पर ये उसको ब्रेक कर रहा है डीएनए के स्ट्रैंड को यहाँ पर और रीसीलिंग करा रहा है, वो चीज़ ब्लॉक हो जाएगी। दूसरी बात कि डीएनए की क्लोजिंग और रीसीलिंग जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, एक स्टेबल क्लीवेबल टोपो डीएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये मैं फिगर में आगे दिखाती हूँ, पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि देखें आपके पास एक जो टोपो आइसोमेरेज और जो डीएनए का कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्लीवेबल होता है और वो क्लीवेबल ट्रांजिएंट होता है, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी देर के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जानी होती है। लेकिन वो चीज़ अगर स्टेबल ही हो जाए, वो क्लीवेबल टाइप का कॉम्प्लेक्स उसी स्टेट में एग्जिस्ट कर जाए, स्टेबल हो जाए, तो फिर जाहिर है कि आगे डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो नहीं बन सकता है और उसकी इस तरह से ब्रेकेज हो जाएगी। थर्ड, इट फॉर्म्स इनडायरेक्ट प्रोटीन एसोसिएटेड सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है, वही बात हो गई। इस फिगर में देखें, मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ टोपो आइसोमेरेज। आप देखें, आप लोग ये देखिए यहाँ पर कि ये जो कलर है ग्रीन, ये इंडिकेट कर रहा है टोपो आइसोमेरेज 1 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो येलो कलर है आपके पास, ये वाला, ये टोपो आइसोमेरेज 2 को इंडिकेट कर रहा है। अब आप देखें, सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए का ब्रेक करवा रहा है कौन, टोपो आइसोमेरेज 1। ये देखिए सिंगल स्ट्रैंड में कॉज करवा रहा है, ठीक है। मैं सारी ड्राइंग क्लियर कर देती हूँ भाई ताकि आपको आसानी से नज़र आ जा सके। ग्रीन वाला जो है ये देखें, ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करवा रहा है और सिंगल स्ट्रैंड में जब ब्रेक होता है तो वो आसानी से फिर उसमें से पास हो सकता है, ठीक है। यानी ये आपका सुपर कोइल्ड है और ये आपकी अनवाइंडिंग है। यहाँ पे सुपर कोइल था, उसने सिंगल में करवाया, ये अनवाइंडिंग हुई। जो डबल स्ट्रैंड है यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए डबल ब्रेक करवाया है, स्ट्रैंड के अंदर डबल जगह पर ब्रेक हुई है तो दूसरा उसमें से आसानी से पास कर सकता है और इस तरह से ये रीलाइगेशन और रेजोल्यूशन होती है, स्ट्रैंड उसमें से इजीली पास हो जाता है। ये आपका टोपो आइसोमेरेज 2 है। ये ड्रग्स जो कि टोपो आइसोमेरेज 2 के इनहिबिटर्स हैं, ये इस स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला स्टेप टोपो आइसोमेरेज 2 का, तो ये सारी की सारा ये वाला प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाएगा और फाइनली रीलाइगेशन का मरहला नहीं होगा। इस तरह से दो अलग अलग प्रॉपर जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो यहाँ पर नहीं बनेंगे, ठीक है। कौन कौन सी इनमें ड्रग्स शामिल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कैम्प्टोथीसिन्स का है। कैम्प्टोथीसिन्स प्लांट एल्कोलॉइड हैं। चाइनीज़ ट्री कैम्प्टोथीसा थीका से ये आइडेंटिफाई किए गए थे, आइसोलेट किए गए थे। इसमें दो एजेंट बहुत कॉमन है, एक है आपके पास आइरिनोटिकैन और एक है टोपोटिकैन। टोपोटिकैन को आप याद रखें कि मेटास्टैटिक ओवेरियन कैंसर में यूज़ करते हैं और इसके अलावा स्मॉल सेल लंग कैंसर में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। आइरिनोटिकैन को आप 5-फ्लोरोयूरेसिल के साथ और ल्यूकोवॉरिन के साथ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये एस फेज स्पेसिफिक हैं ये ड्रग्स और टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करते हैं। इस तरह से ये डीएनए की रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं। इसका एक मेटाबोलाइट है SN38 जो आयरिनोटिकैन का एक्टिव मेटाबोलाइट है और 1000 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है आयरिनोटिकैन से। और यहाँ पर बच्चों ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि SN38 किसका मेटाबोलाइट है। इसके अलावा ये टॉर्शनल स्ट्रेन को रिलीव कराते हैं टोपोआइसोमेरेजेस जो मैंने आपको बता दिया है स्ट्रैंड ब्रेकअप से। एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिए, ये इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। अच्छा जी, एक और एजेंट है हमारे पास इसमें ईटोपोसाइड, ये भी प्लांट एल्कोलॉइड है, पोडोफाइलोटॉक्सिन्स में आता है। टेनिपोसाइड और ईटोपोसाइड ये दो एजेंट्स होते हैं, आपने याद रखना है, ये टोपोआइसोमेरेज 2 को ब्लॉक करते हैं। जो कैम्प्टोथीसिन्स हैं वो भी प्लांट एल्कोलॉइड्स हैं और वो टोपोआइसोमेरेज 1 को ब्लॉक करते हैं। जो पोडोफाइलोटॉक्सिन्स हैं उसमें आपके पास ईटोपोसाइड और टीनोपोसाइड हैं, ये टोपोआइसोमेरेज 2 को ब्लॉक करते हैं और इस तरह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो है वो करवा देते हैं, ओके।
यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर लिपिनकॉर्ड से ही ली गई है। यहाँ पर आप देखिए केयर टोपो आइसोमेरेज 2 जो है आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था एक ट्रांजिएंट क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब आपने इटोपोसाइड दिया तो ये परसिस्टेंट या स्टेबल क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है डीएनए के अंदर। क्योंकि ट्रांजिएंट होना चाहिए, इनको फ़ौरन रिमूव होना चाहिए यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होता, इटोपोसाइड इसको स्टेबल कर देता है। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ लीजिए इनके, और माइलोसप्रेशन ल्यूकोपीनिया इसकी मेन टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स की। एज द नेम इंडिकेट के माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करेंगे, और जाहिर है कि फिर ये सेल साइकिल स्पेसिफिक हुए, फेज़ स्पेसिफिक हुए, ये मेटाफेज़ या माइटोसिस का जो मरहला होता है, मेटाफेज़ भी होता है और कुछ एनाफेज़ पे भी काम करते हैं, लेकिन बहरहाल ये माइटोसिस के स्टेज पर ब्लॉक करने का काम करेंगे। इसमें जो आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो आपके पास विनका एल्कोलॉइड, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन और वाइनोरल बीन है। और एक और क्लास है हमारे पास जो कि टेक्सेन्स की है, जो पैक्लीटेक्सेल और डोसीटेक्सेल्स हैं। ठीक है, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड हैं पेरीविंकल प्लांट विनका रोजिया से, ये आइडेंटिफाई हुए थे, ये एल्कोलॉइड हैं। और ये एजेंट्स जो हैं बच्चों, अगर तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों ने कॉग्नोसी में पढ़े होंगे, साइटोटॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा, इनकी न्यूरोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है। बाइनोरल भी इनकी न्यूरोटॉक्सिसिटी ज़रा कम है, ये भी इनका एक एनालॉग है। और विनक्रिस्टीन को हम VX से इंडिकेट करते हैं। ये मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि विल्म्स ट्यूमर में और यूइंग सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा वगैरह में, जो कि ये जो विल्म्स ट्यूमर जो है ये छोटे बच्चों में, बच्चों का ये किडनी का कैंसर होता है, जो कि बच्चों ही में आइडेंटिफाई होता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को 80-90% केसेस तो 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो यूइंग सॉफ्ट टिश्यू का सार्कोमाज हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में मिलते हैं। हॉजकिन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है। पहले हम इनको उनको वॉरिन कहते थे, और ये जो आर-चॉप का ट्रीटमेंट है वहाँ इसको विन क्रिस्टीन को उनको वॉरिन के नाम से यूज़ किया जाता था और उसमें इस्तेमाल होता था। विनब्लास्टीन को हम VBL से इंडिकेट करते हैं, इसको ब्लियोमाइसिन और सिस्प्लेटिन के साथ मेटास्टैटिक टेस्टिक्यूलर कार्सिनोमा में यूज़ किया जाता है। हॉजकिन में और हॉजकिन लिम्फोमास में भी इसको यूज़ किया जाता है सिस्टमिक में। और ठीक है, और बाइनोरल बीन को हम BRB से इंडिकेट करते हैं, ये नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में यूज़ होता है। इसको हम सिस्प्लेटिन के साथ भी दे सकते हैं और इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि ये माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है कि ये सेल साइकिल स्पेसिफिक हुए, फेज़ स्पेसिफिक हुए, माइटोसिस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन है बच्चों, जो कि माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोटीन है, और ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स के को पॉलीमराइज करवाती है। ठीक है, होता है पॉलीमर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में इकट्ठे होके कोई एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं कुछ, ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करेंगी, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। और आगे आप पैक्लीटेक्सेल और डोसीटेक्सेल को देखोगे कि वो पॉलीमराइजेशन को स्टेबलाइज कर देंगे। कैसे, इस फिगर में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जनाब विनका एल्कोलॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप ये देखिए कि ये इस वक्त मेटाफेज़ का स्टेज है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और ये ट्यूबुलिन के मॉलिक्यूल इस तरह छोटे 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 इकट्ठे होकर एक माइओटिक स्पिंडल बना लेते हैं। ठीक है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है, जिस पर ये फिर क्रोमोसोम्स यहाँ पर आप देखें अटैच्ड होते हैं, और बाद में ये एनाफेज के मरहले में सेपरेट हो जाते हैं इस अलग अलग डायरेक्शन में, और ये 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप विनका एल्कोलॉइड देते हो तो वो इस ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज होने नहीं देता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मायोटिक स्पिंडल बनाने के लिए। तो विनका एल्कोलॉइड इनको पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देते हैं, और ये अलग 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 पार्टिकल्स में रहते हैं एज ए
रिजल्ट आगे एनाफेज भी ब्लॉक हो जाएगा और मायोटिक स्पिंडल जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। जबकि जो दूसरे एजेंट्स हैं, ठीक है, ये यूजेस आप इसके पढ़ लीजिएगा, डिफरेंट सार्कोमास और नियोप्लाज्मा में हैं। एडवर्स इफेक्ट यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं है। पैक्लीटेक्सेल और डोसीटेक्सेल का मैकेनिज्म पहले यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, वहाँ पर आप लोगों ने बच्चों देखा था कि वो एजेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉलीमराइजेशन होती है इसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल को इकट्ठे कंबाइन होने नहीं देते, पॉलीमर बनाने नहीं देते हैं। लेकिन ये पैक्लीटेक्सेल और डोसीटेक्सेल क्या करते हैं, ये पॉलीमराइज तो होने देते हैं, लेकिन बाद में जो इन्होंने डीपॉलीमराइज होना है ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी ये इसको पॉलीमराइजेशन की स्टेज में ही स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सेल रिमेन फ्रोजन इन द मेटाफेज, ये डीपॉलीमराइज बाद में हो ही नहीं पाता कि ये अलग स्टेज पर जाए और बाद में एनाफेज हो सके। तो ये इन दोनों का माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिशन का ही काम है, लेकिन एक पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं विनका एल्कोलॉइड जो, और जो टैक्सेन्स हैं बच्चों ये पॉलीमराइजेशन को स्टेबलाइज कर देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप याद रखें कि ये डीपॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपके एजेंट्स हैं। पैक्लीटेक्सेल फर्स्ट मेंबर था टैक्सेन का, और सेमी सिंथेटिक पैक्लीटेक्सेल भी अब अवेलेबल है, एल्ब्यूमिन बाउंड फॉर्म भी अवेलेबल है। जब इसकी साइड चेन के ऊपर सब्सटीट्यूशन की गई तो डोसीटेक्सेल बन गया। और पैक्लीटेक्सेल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, इसके कैंसर्स की टाइप्स याद रख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एम फेज़, जो गैप 2 के बाद एम फेज़ आता है सेल साइकिल का, उसको ब्लॉक करते हैं। ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं, और बाद वाले पॉलीमराइजेशन को प्रोमोट करते हैं। विनका एल्कोलॉइड उनको इनहिबिट करते हैं, ये प्रोमोट करते हैं, और डी पॉलीमराइजेशन जो है ये बेसिकली उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और जाहिर है कि एज ए रिजल्ट सेल डेथ हो जाएगी। ये मैंने इसका मैकेनिज्म यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनके एडवर्स इफेक्ट्स देख लीजिए। डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटीज़ में न्यूट्रोपीनिया और ल्यूकोपीनिया काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया अनकॉमन है, लेकिन एलोपेशिया ज़रूर होता है। इनके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन खासे सीरियस होते हैं, इसीलिए पैक्लीटेक्सेल जो है उसको आप किसी जो आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी के अगेंस्ट जो ड्रग्स होती हैं उनके साथ इनको एडमिनिस्टर करें, ठीक है। यानी जैसे डेक्सामेथासोन है या डाइफेनहाइड्रामीन है, H2 ब्लॉकर्स हैं, उनके साथ आप इनको एडमिनिस्टर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये डिस्पनिया, अर्टिकेरिया या हाइपोटेंशन, सीरियस किस्म के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हैं ये कॉज कर सकते हैं, ठीक, पैक्लीटेक्सेल के साथ ख़ास तौर पर। तो पैक्लीटेक्सेल का स्पेसिफिक टाइप का एडवर्स एक्शन जो है वो यही होगा कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इनके बहुत ज़्यादा हैं, और जाहिर है कि बोन मैरो सप्रेशन तो है ही है, जैसे न्यूट्रोपीनिया या ल्यूकोपीनिया। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यू ड्रग्स पढ़ेंगे एंटी कैंसर्स की। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।